सोचिए, अगर जो इतिहास हमने स्कूलों में पढ़ा है वो पूरी कहानी हो ही ना। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे ही वैकल्पिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे एक स्रोत से लिया गया है। हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से उस लेख में दिए गए तर्कों और दावों पर ही आधारित है जो हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है ना। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये भारत की पहचान की जड़ों पर एक बहुत बड़ा दावा है। इस स्रोत का तर्क ये है कि सतह के नीचे देश का असली चरित्र बौद्ध है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा दावा आखिर किस आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। इस चौंकाने वाले विचार की जड़ें भारत के भूगोल की एक बिल्कुल ही नई व्याख्या में है। स्रोत के मुताबिक हमारा प्राचीन परिदृश्य एक छिपा हुआ इतिहास बताता है, एक ऐसा इतिहास जो पारंपरिक नक्शों पर नहीं मिलता। जरा सोचिए कि जिस जमीन को हम जानते हैं वो एक पूरी तरह से अलग कहानी सुना रही हो। दावा यह है कि आज के भारत के हर कोने में एक दबी हुई बौद्ध विरासत है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरानी पेंटिंग के नीचे एक और तस्वीर छुपी होती है। और ये कोई आम शहर नहीं है। स्रोत का इशारा है मथुरा, प्रयाग, उज्जैन और तो और तिरुपति जैसे बड़े बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों की तरफ। ऐसी जगहें जिनकी पहचान हमारी सोच में बहुत गहराई से बसी हुई है। ये दावा करना कि वे मूल रूप से बौद्ध थे, इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखने जैसा है। लेकिन अगर ये शहर और स्थान मूल रूप से बौद्ध थे, तो फिर हुआ क्या? स्रोत के मुताबिक ये कोई शांतिपूर्ण बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक पूरी सभ्यता को मिटा देने की कहानी है। यहां देखिए, एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है, पतन और विनाश के बीच का फर्क। मतलब ये कोई धीरे धीरे अपने आप होने वाला बदलाव नहीं था। दावा यह है कि ये एक हिंसक, एक सोचा समझा एक्शन था, एक पूरी सभ्यता को तलवार के दम पर मिटाने की कोशिश। तो इतने बड़े दावे को सही साबित करने के लिए ये स्रोत भारत के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक को एक बिल्कुल ही नए एंगल से पेश करता है। पर कैसे? महाभारत को एक पारिवारिक झगड़े के तौर पर भूल जाइए। इस नजरिए के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा धार्मिक टकराव था, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के बीच का महायुद्ध। अब ये एक ऐसी व्याख्या है जो सब कुछ बदल देती है। और इस महायुद्ध के अंजाम के तौर पर स्रोत के मुताबिक इतिहास का एक और ज्यादा हिंसक अध्याय शुरू हुआ। गांधार जैसे इलाकों में बौद्ध स्थलों को एक एक करके योजना बनाकर तोड़ा गया ताकि एक पूरी सभ्यता के निशान ही मिटा दिए जाएं। अब देखिए, हर कहानी में कुछ खलनायक होते हैं और ये कहानी भी इससे अलग नहीं है। ये स्रोत इस कथित दमन के लिए कुछ खास लोगों और साम्राज्यों पर सीधे सीधे उंगली उठाता है। इसमें पुष्यमित्र शुंग से लेकर क्रूर हूण आजा मेहरकुल और यहां तक कि ईरान के ताकतवर सस्सानी साम्राज्य तक का नाम लिया गया है। इन सभी पर बौद्ध धर्म के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है। और ये कोई छोटे मोटे लोकल झगड़े नहीं थे। स्रोत एक ऐसे विनाश की तस्वीर खींचता है जो ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। भिक्षुओं का कत्ल किया गया और पवित्र जगहों को जमीन में मिला दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ घटनाओं के बारे में ना हो? क्या हो अगर खुद इतिहास लिखने के तरीके को ही तोड़ मरोड़ दिया गया हो? स्रोत का तर्क है कि हम एक उल्टे इतिहास के साथ जी रहे हैं, जहां सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया है। और यही इस पूरे तर्क का दिल है। दावा यह है कि हमारी जो पारंपरिक टाइमलाइन है वो बस एक धोखा है, जिसमें बाद में हुई चीजों को जानबूझकर पुराना दिखाया गया है। ये एक तरह से ऐतिहासिक बाजीगरी है जो एक अलग ही कहानी गढ़ने के लिए की गई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भाषाओं पर होने वाली बहस। हमें क्या सिखाया जाता है कि संस्कृत प्राचीन भाषा है, लेकिन यह स्रोत कहता है नहीं। इसका तर्क है कि प्राकृत कहीं ज्यादा पुरानी है और संस्कृत तो बहुत बाद में आई। ये उस उल्टे इतिहास का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसकी बात हो रही है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। स्रोत सिर्फ इतिहास का विश्लेषण नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरह से क्रांति का आह्वान कर रहा है, एक खोई हुई विरासत पर फिर से दावा करने का। तो आखिरी मकसद उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ठीक करना है जिसे वो एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को फिर से जोड़ना, एक ऐसी कहानी को सीधा करने की कोशिश जिसे जानबूझकर उल्टा कर दिया गया था। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि किसी इतिहास पर फिर से दावा करने का आखिर मतलब क्या होता है। जब कोई समूह अपने अतीत को फिर से लिखने की कोशिश करता है तो ये असल में किस चीज का संकेत है?
ये पहचान, शक्ति और इस बात के बारे में क्या बताता है कि हम खुद को कौन समझते हैं, इसके मायने वाकई बहुत गहरे हैं।